नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडिया पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका भी आपको अगला पार्ट लेकर के आऊंगा, तो मैं आ चुका हूं आपके लिए। ये इसका तीसरा भाग है, ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा भाग चालू हो रहा है, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। संस्कृत साहित्य का पर्यावरण हमें देखना है। इसमें अब हमारे कवियों की क्या मत है, पर्यावरण को कैसे बचाना है, उसी पाठ को हम आगे गति प्रदान करेंगे। लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड संस्कृत साहित्य पर्यावरण, षष्ठ पाठा अनुवाद भाग 3। अब देखें अनुवाद भाग 3 में कवियों का क्या कहना है। हम छठवें पैराग्राफ तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था। अब हमारा ये 7वें नंबर का पैराग्राफ है। इसमें देखें, इसमें कहा गया है कि किम चा भट्टी शरत काले, किम चा भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमलानाम तदवर्तिनाम भ्रमणानाम च वर्णम करोति। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना कि यहां पर भट्टी अर्थात बाण भट्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर बाण भट्ट की बात कर रहे हैं। किम माने क्या, औचा माने और, भट्टी माने बाण भट्ट जी। शरत काले माने शीत काल में, जलाशय माने जलाशयों में। अब जलाशय शरत काले, देखिए यहां पर देखेंगे भट्टी में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। जैसे हरि का हरि के रूप चलेंगे वैसे ही भट्टी के रूप चलेंगे। भट्टी ही वैसे ही चलेगा हमारा हरि का रूप, ठीक है ना, हरि ही। ठीक, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है क्योंकि एक बाण भट्ट की ही बात हो रही है, बहुत सारे भट्टियों की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखना इस बात को। फिर यहां पर और क्या कहा, शरत काले माने शरत काल में, तो सप्तमी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, एक वचन लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन। अब क्यों ये सप्तमी का एक वचन क्यों है, जैसे कि हमारा बनता है रामे, क्या बनता है रामे, वैसे ही बना हुआ है हमारा शरत काले। क्या बना है, शरत काले, शरत काले। ध्यान रखिएगा यहां पर बना हुआ है शरत काले, ये शरत काले अर्थात शीत ऋतु की, शरद ऋतु की बात चल रही है। शरत काल में तो कारक चिन्ह होता है सप्तमी का में, तो उन्होंने कहा शरत काल में। जलाशयेषु, तो सप्तमी का, अब यहां जलाशयों में क्या हो गया है, सप्तमी का बहुवचनांत पद लग गया है। क्या लगा है बेटा, बहुवचनांत पद लगा है। और क्यों लगा है, क्योंकि जैसे हमारा बनता है रामेशु, क्या बनता है रामेशु, वैसे ही बनेगा जलाशयेषु, जलाशय के रूप चलेंगे। जलाशय माने तालाब होता है, तालाब सरोवर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो भट्टी जी का कहना है कि जैसे वो जलाशय शीत ऋतु में जलाशयों में, कमला नाम माने कमल, बहुत सारे कमलों की बात कर रहे हैं, तो बहुवचनांत षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा है यहां, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन पद लगा हुआ है। और कमला नाम, जैसे रामा नाम वैसे ही कमला नाम। तदवर्तिना, तदवर्तिना वैसे ही बोले, और उसी प्रकार से वर्तिनाम, वर्तिनाम षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। और भ्रमणानाम, भ्रमणानाम माने भौरे, भ्रमणानाम मतलब क्या होता है, भौरे, भौरे की बात कर रहे हैं। भौरा जानते हो, जो गुन गुन वो करते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रामरी, भ्रमर करते हैं, जैसे ऐसे बोलते हैं, कौन कौन सी ऐसे बोलते हैं, हम लोग भ्रमरी आसन करते हैं ना। इससे क्या होता है, हमारा माइंड की जो नसें होती हैं, थकावट होती है, वो दूर हो जाती है। जब कभी हम थक जाएं तो दोनों अंगूठों से ऐसे कान को दबाओ, कान के ये बना हुआ है ये, तो कान को ऐसे दबा लेना है अंगूठे से, और ऐसे हमें ऐसी उंगली से क्या करना है, इस नासिका को दबा लेना है, और दोनों आंखों को ऐसे बंद कर लेना है इसी से, और बोलना है तो इससे कंपन होता है हमारे माइंड में, कंपन होगा, वाइब्रेट होगा, तो उससे हमारी मांसपेशियों में क्या है, जो थकान रहती है वो दूर हो जाती है। वही भ्रमणा नाम, भौरों की गुंजन की यहाँ बात आई है, इसलिए मैंने आपसे चर्चा की है। तो भ्रमणा नाम चा, और भौरों का यहां पर वर्णन किया गया है, और भौरों का क्या किया गया, वर्णन किया गया। भट्टी काल ने शरत काल में जलाशयों में उगने वाले कमलों की और भौरों का यहां पर क्या किया है, बोले वर्णन किया है। तो भ्रमणा नाम में षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है। वर्णम माने वर्णन, और करोति, करोति बना हुआ है, करोति कुरतः कुर्वन्ति, तो करोति हमारा लट लकार का बना हुआ है एक वचन का, ठीक। वर्णन किया है, क्या कहा है वर्णन करते हुए, देखें जरा
कि नात जलम यन्न सुचारु पंकजम ना पंकजम तद यदलीनो षट्पदम। नात जलम यन्न सुचारु पंकजम ना पंकजम तद यदलीनो षट्पदम। षट्पदम बोले ना तज्जलम, बोले ना उस जल की शोभा, यत यन्ना बोले उस जल की बोले शोभा नहीं होती, सुचारु पंकजम अगर सही से वहां पर, सुचारु मतलब अगर ठीक प्रकार से, सुचारु सुचारु रूप माने होता है सही ढंग से, अगर पंकजम माने कमल नहीं खिलते हैं, अगर तालाब है और तालाब में अगर अच्छे से फूल नहीं कमल के खिल रहे हैं तो बोले उस तालाब की शोभा नहीं होती। और बोले का ना पंकजम तद यदलीनम षट्पदम, और अगर कमल भी खिले हुए हैं, अगर कमल भी खिले हुए हैं, मान लिया कि चलो कमल खिल भी गए, और अगर कमल भी खिले हैं और उस कमल पर यत लीनम षट्पदम अगर वहां पर लीन नहीं है, षट्पद माने भौरे, अगर उस कमल पर भौरे नहीं मडरा रहे हैं तो मान लीजिए कि वो कमल भी बेकार है, उस कमल की शोभा भी बेकार है। और अगर तालाब में कमल नहीं है तो कमल की तालाब की शोभा भी बोले बेकार है। क्या है देखिए, अब यहां तज्जलम, यहां पर हमारी व्यंजन संधि हो गई है, तत् धन जलम, तत् प्लस जलम तज्जलम, तत् प्लस जलम तज्जलम। देखिए यहां तावर के स्थान पर क्या हो गया है, चा हो जाएगा, और चजोह कु से क्या हो जाएगा, चाह चोह कु से चावर के स्थान पर क्या हो जाएगा, वो तावर के स्थान पर का वर्ग हो जाएगा, वो चा वर्ग हो जाएगा। तो पहले यहां पर जाएगा गा में, और फिर चा के स्थान पर चा छा जा में परिवर्तन होकर के यहां तज बन जाएगा, तज, और दोनों मिल जाएंगे तो बनेगा तज्जलम। क्या बनेगा, तज्जलम। जो यहां पर लिखा हुआ है तत् जलम, बोले उस जल की शोभा तभी होती है जब उसमें कमलम माने कमल हो, और उस कमल की शोभा जब होती है जब उस पर भौरे मडरा रहे हो, नहीं तो उस जल की शोभा भी नहीं है और उस कमल की शोभा भी नहीं है। ऐसा किसने कहा है, बाणभट्ट जी ने कहा है। बाणभट्ट जी ये कहना चाहते हैं कि तत् जलम जलम न यतु सुचारु पंकजम न च तत् जलम पंकजम न यत षट्पदम, षट्पदम अलीनम न, अलीनम माने भौरा, अलीन आया है। अब यहां पर जब इसके प्रश्न बनेंगे आपके तो पूछेगा कि भौरों के लिए, भ्रमणा नाम भौरों के लिए षट्पद का प्रयोग हुआ है, अलीना अलीन का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जब वहां आपकी मुखित और लेखित अभ्यास होगा, लिखित अभ्यास होगा। ठीक, यहाँ कमल के लिए कौन सा शब्द आया हुआ है, पंकजम शब्द आया हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। सरोवर के लिए जलाशय का शब्द का प्रयोग आया है, तालाब के लिए। तो ये आपकी वहाँ लिखित और मौखिक अभ्यास में भी आपको बहुत सारी सहायता प्रदान करेंगे। ठीक, तो यहाँ ये अन्वय है, इस श्लोक का यहाँ पर अन्वय दिया हुआ है, व्यवस्थित क्रम है, ध्यान रखना है। ठीक, और कहीं पर कोई दिक्कत आपको जाती हो, कहीं पर समझ में ना आ रहा हो तो आप हमसे पूछ रहे। तत् धन वर्तिना बराबर तद वर्तिना, यहाँ पर भी हमारी व्यंजन संधि हो गई है। देखे जरा इसका अर्थ क्या दिया है उन्होंने, देखे। और क्या बोले, और क्या, बाणभट्ट शरद काल में जलाशयों में खिले हुए कमलों का तथा उनके आसपास मंडराते हुए भौरों का क्या कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, भौरों का वर्णन कर रहे हैं। बोले जिस जल में कमल के फूल नहीं होते वह जल शोभा नहीं देता है। जिस जल में अगर कमल के फूल नहीं खिले तो वो जल बेकार है, और उसी प्रकार वह कमल भी शोभनीय नहीं होता, वह कमल भी किसी काम का नहीं होता जिसके आसपास मंडराते भौरे नहीं होते हैं। क्योंकि अगर भौरे मंडरा रहे हैं मतलब उस पुष्प में, उस फूल में सुगंध है। फिर उनका तात्पर्य कि जल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसके खिले हुए कमल के फूल होते हैं। ठीक उसी प्रकार कमल की शोभा तभी बढ़ती है जब उसके आसपास भौरे अपना गुंजार करते हैं, घूमते हैं। और क्या बोले, भाव यह है कि प्रकृति
तभी कल्याणकारी होती है जब पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण की शुद्धता पर प्रकृति की शुद्धता निर्भर करती है। लास्ट में घूम फिर करके कहां पर पूरी बात आ गई है? प्रकृति पर्यावरण पर आ गई है कि अगर हम प्रकृति को शुद्ध रखेंगे तो हमारा पर्यावरण वातावरण हमारा शुद्ध रहेगा। अगर हम प्रकृति को शुद्ध नहीं रख सकते हैं मतलब हमारा पर्यावरण और वातावरण भी अशुद्ध रहेगा। कैसे? मान के चलिए हम गंदगी फैला रहे हैं तो निश्चित है कि उस गंदगी से ही हमारा वातावरण प्रदूषित होगा। हम नीचे अपमार्जिक तत्व जला रहे हैं तो वह वायु में जाएगा, धुआं उड़ करके, तो वायु प्रदूषण करेगा। अगर हम जल में किसी प्रकार की गंदगी को फैलाते हैं तो जल प्रदूषण होगा। और हम हमारे वाहन यान चलते हैं, गाड़ियां चलती हैं, उनसे निकलने वाले धुएं से हमारा वायुमंडल क्या होता है? दूषित होता है। तो यही लास्ट में घूम फिर करके बात कहां आती है कि भाव यह है कि प्रकृति कल्याणकारी तभी होगी जब हमें प्रकृति से हमें लाभ तब मिलेगा जब पर्यावरण शुद्ध होगा। और पर्यावरण की शुद्धता पर प्रकृति की शुद्धता निर्भर करती है। पर्यावरण ही शुद्ध स्वरूप माना गया है और पर्यावरण अगर शुद्ध नहीं है तो बोले प्रकृति भी हमारी क्या है? शुद्ध नहीं है। देखें जरा, इसके बाद 8वें नंबर के हमारा पैराग्राफ आया है, इसमें उन्होंने क्या कहा है? देखिए, वसंते तु सर्वाम प्रकृते शोभनतरा भवति इति कालिदासः कथयति। कथयति क्या कहा है? बोले बसंते माने बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में सर्वाम प्रकृति, बोले पूरी प्रकृति, सर्वाम जितने भी प्रकृति है सभी प्रकृति बोले बसंत ऋतु में शोभन तराम भवती, एकदम सुंदर दिखती है, फली फूली हरी भरी दिखती है। बसंत ऋतु में पूरी प्रकृति हमारी क्या है? शोभनीय होती है, अच्छी लगती है देखने में। इति कालिदासा कथयति, ऐसा कालिदास ने कहा। ऐसा कालिदास ने कहा है कि प्रकृति में सुंदरता बोले वसंत ऋतु में दिखती है, वसंत के अलावा बोले सुंदरता बहुत कम देखने को मिलती है। देखें, वसंत सप्तमी, वसंत ऋतु में वसंते सप्तमी का एक वचन जैसे रामे वैसे वसंते। वसंते तू सर्वाम सभी में प्रकृति माने प्रकृति एक वचन लगा हुआ है। शोभन तरा माने शोभनीय, भवती भवता भवंती तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। कालिदासा प्रथमा का एक वचन, कथयति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, कथयति। द्रुमाह, अब उन्होंने क्या कहा है कालिदास ने, जरा देखें कि द्रुमाः सुपुष्पा सलिलं सपद्मं सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। द्रुमा सुपुष्पं सलिलं सपद्मं सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। अब क्या बोले? द्रुमाः वृक्ष, वृक्षों में बोले सुपुष्पा, बोले पुष्प ही पुष्प, सुगंधित पुष्प शोभनीय होते हैं। सभी वृक्षों में वसंत की ऋतु में वृक्षों में क्या होते हैं? बोले क्या? सुगंधित पुष्प दिखाई देते हैं। सलिलम, बोले सलिलम माने पानी में, पानी में क्या होते हैं? शापद्मम, और पानी जलाशयों में पद्म माने कमल ही कमल दिखाई देते हैं। अब कमल के लिए यहाँ पद्म शब्द आया है, वहां पर पंकज शब्द आया है, कमल के लिए आया है ना। तो ये सारी चीजें आपको गौर करनी चाहिए। फिर क्या उन्होंने कहा? सर्वम, और बोले सभी, प्रिय माने प्रिय, चारुतरम बसंते, और बसंत ऋतु में सब जगह चारों तरफ क्या होता है? एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल प्रिय ही प्रिय हो, अच्छा लगने वाला मनोहर दृश्य बसंत ऋतु में दिखाई देता है। ऐसा किसने कहा? कालिदास के द्वारा। आपके उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे प्रश्न बन जाते हैं, बोले कालिदास के द्वारा क्या कहा गया है, कौन सी पंक्ति कही गई है, उसको लिख करके बताओ। बोले द्रुमाशु पुष्पा सलिलम पसमत्मा सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। द्रुमाशु पुष्पा सलिलम सपद्मं सर्वं प्रिये चारुतरं वसन्ते। ये आपका मिल जाए बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखते जाना है, आपको मार्क करते जाना है पेंसिल से। अगर मार्क करते जाओगे आपको उसका क्या है? लाभ मिलता जाएगा, आपको एक्सरसाइज मिलती जाएगी। ठीक, अब यहां देखें उन्होंने द्रुमाह शब्द लिखा हुआ है वृक्षों के लिए, तो बहुवचनांत पद लगा हुआ है प्रथमा का। द्रुमः द्रुमौ द्रुमाः, जैसे रामः रामौ रामाः तो प्रथमा का बहुवचन लगा है। सपुष्पाः, पुष्प के लिए बात कहते हैं तो पुष्पाः पुष्पम पुष्पाणि, तो पुष्पाः लगा हुआ है, तो यहां पर भी हमारे बहुत सुपुष्पाः। सलिलम माने पानी, पानी का पर्यायवाची आ गया है, जल का पर्यायवाची आ गया है। सपद्मम, कमल के पर्यायवाची आ गया है पद्म। और सर्वम, सर्वम सर्वे सर्वाणि प्रथमा का एक वचन, प्रिय सप्तमी का एक वचन।
और चारुतरम में द्वितीया और वसंते में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ, लगा है कि नहीं? देखें जरा, अब यहां पर क्या कहा है? प्रिय, हे प्रिय संबोधन लग गया, हे प्रिय वसंते, अरे वसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। हे प्रिय वसंते द्रुमाः सुपुष्पाः भवन्ति, बोले वृक्षों में पुष्प होते हैं, चा माने और, सलिलम सपद्मम भवति, और जल में क्या होता है? बोले कमल होते हैं, एव वसंते सर्वम चरुतरम भवति, चारों तरफ हमारी वसंत ऋतु में क्या है? एकदम क्या होता है? शोभनीय होता है, सुंदर लगने वाला दृश्य होता है। देखिए यहां सपद्मम सलिलम जो बना हुआ है, सलिलम सलीलम, एक हमारा होता है सलीलम, सलीलम, ये भी हमारा ये लीला के साथ आ जाएगा। सलीलम माने पानी, और जैसे अनिलम आता है, क्या है? अनिल और अनल, ये आ गया ना, अनिल, अनिल और अनल, अनल माने अग्नि और अनिल माने जल, ये ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीजें हैं। भवति भवता भवंती, ये लट लकार का रूप है, कहां का है? लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का रूप है। इसी में बनेगा हमारा क्या? भवति, भवतः, भवंती, भवति भवतः भवंती, इस प्रकार से हमारा यहां रूप बनेगा। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे दिया हुआ है वसंते तु, ये पूरा हो गया है ना, चारों तरफ वसंते। अब इसमें देख लेंगे आप, यहां पर भवंती बना हुआ है, यहां भवती, और यहां पर क्यों, यहां भवंती क्यों आया है? ये देख लो, यहां बहुवचन लगा है, यहां बहुवचन, इसीलिए यहां पर हमारा क्या बन गया है? भवंती लगा। जैसा हमारा कर्ता होगा वैसी हमारी क्रिया। यहां पर देखिए एक वचन है, एक वचन है, तो यहां पर भी एक वचन लग गया। वसंते, यहां एक वचन लगा तो यहां पर भी एक वचन लग गया। क्रिया के साथ में हमारी वो कर्ता के साथ में क्रिया उसी समान लगता है तो कर्तृवाच्य होता है, ध्यान रखें। अर्थ देखेंगे, अर्थ में उन्होंने क्या कहा है? अर्थ में कहा है कि वसंत ऋतु में, वसंत ऋतु में सारी प्रकृति सुंदर दिखती है। पूरी जितनी भी हमारी पृथ्वी है, जितनी भी हमारी प्रकृति है, सब कुछ क्या दिखता है? बोले सुंदर दिखता है। ऐसा कवि कालिदास कहते हैं। कौन कह रहा है? कालिदास कहते हैं कि वसंत काल में पेड़ पौधे फूलों से युक्त हो जाते हैं। वसंत काल में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सब क्या है? फूलों से युक्त हो जाते हैं। सरोवरों में कमल फूल खिल जाते हैं। सरोवरों में अर्थात तालाबों में, तालाबों में अर्थात हमारे यहाँ की गांव की नदियों की जो पोखर पोखरियाँ होती है ना, उनमें भी क्या है? कमल खिलते हैं। हमारे यहाँ अब तालाब ऐसे तो सरोवर बनाए नहीं जाते हैं, पानी भर जाता है बरसात में, ठीक है ना, थोड़ी गहराई होती है, पानी भर जाओ, उनमें भी कमल आते हैं। ठीक, सारी प्रकृति मधुमय अथवा मनोहर दिखाई पड़ती है। जितनी भी प्रकृति है सब क्या है? एकदम बिल्कुल मनोहरकारी। चारु तरम आया ना, चारु का मतलब सुंदर। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, तो प्रकृति मधुमय तथा मनोहारी दिखने लगती है। और मधुमय का मतलब होता है पुष्पों की सुगंध के कारण मधुमय, ऐसा लगने लगता है जैसे कि सुगंध ही सुगंध चारों तरफ प्रकृति में फैल गई हो। कालिदास ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस समय ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक ठंडक होती है। इसी समय पेड़ पौधे नए पत्तों तथा फल फूलों से लद जाते हैं, फलतः वातावरण मधुमय हो जाता है। अर्थात पूरे जितने भी इस समय पेड़ पौधे हैं नए पत्तों से लद जाते हैं, फूलों से लद जाते हैं, फलों से लद जाते हैं, और पृथ्वी हमारी क्या हो जाती है? एकदम गुंजायमान सुगंधित फल फूलने वाली हो जाती है। मानो ऐसा लगता है कि फिर से हमारी प्रकृति की क्या जवानी आ गई हो। और गर्मियों में ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति का क्या आ गया हो? बुढ़ापा आ गया, ऐसा लगता है, क्योंकि पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ आ जाता है, पतझड़ का मौसम आ जाता है। देखें, आपने वो भी चौपाई सुनी होगी कि फूले कांस सकल मही छाई और जन वर्षा कृत प्रकृत बुढ़ाई। फूले कांसो सकल मह छाई, जन वर्षा कृतो प्रकट बुढ़ाई। देखें, बसंत ऋतु का क्या यहाँ पर तात्पर्य उन्होंने बताया है, वसंत ऋतु के बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं और किस किस कवियों के द्वारा कितना कितना वर्णन किया जा रहा है प्रकृति की पर्यावरण को लेकर के। देखें जरा, कालिदासः पशूनाम स्वाभाविक स्थिति निरूपणम मेव करोति। कालिदास के द्वारा पशुओं की स्वाभाविकता की स्थिति का निरूपण किया गया है। यहाँ पर
कालिदास के द्वारा पशुओं की स्वाभाविकता, उनके पशुओं का स्वभाव कैसा होता है उसके बारे में बताया है प्रकृति को देख करके। ठीक, तो कालिदासा में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामः वैसे ही बनेगा हमारा कालिदासा, कालिदासः हो गया ना। रामः ये आकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, ध्यान रख लेना, पुल्लिंगवाची शब्द है, इसीलिए राम जैसा है वैसे ही कालिदासः बनेगा। पशु नाम में जैसे रामाणाम, बहुवचन में क्या बनेगा हमारा, बहुवचन में क्या बनेगा बेटा, यहां से देखें, रामाह क्या बनेगा, रामाह रामान, रामाह रामान, रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः, रामाणाम रामेषु, रामाणाम रामेषु। हो गया कि नहीं। अब यहां से हमारा बन जाएगा क्या, पशवः, क्या बनेगा, पशवः। कैसे चलेंगे, साधु के समान चलेंगे, ध्यान रख लेना। जैसे हमारा बनेगा गुरु, गुरवः गुरून, तो यहां बनेगा हमारा पशून, गुरु गुरून, गुरभी पशुभी, पशुभी, ठीक, पशुभी। ये बहुवचन राम के हमने लिख दिए हैं, राम के नहीं है, ये पशु के चलेंगे, यहां गुरु के समान चलेंगे, सॉरी, ठीक। यहां पशुभी, यहां बनेगा पशुभ्यः, क्या बनेगा, पशुभ्यः, 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 पशुनाम पशुषु, क्या बनेगा, पशुनाम, पशुनाम, ये बन गया। षष्ठी विभक्ति में क्या बना, पशुनाम, ठीक, पशुषु बन जाएगा। गुरु, गुरवः गुरून, गुरुभी गुरुभ्यः, गुरुभ्यः गुरुणाम, गुरुषु, ठीक है, ध्यान रख लेना। वैसे बनेगा हमारा पशुनाम जैसे गुरुनाम। स्वाभाविक स्थिति है, मतलब यहां पर हमारा स्वाभाविक स्थिति में बन जाएगा ये सप्तमी षष्ठी का एक वचन, जैसे हरे है वैसे ही बनेगा स्वाभाविक स्थिति है, अर्थात पशुओं की स्वाभाविक स्थिति के बारे में यहां बताया गया है। निरूपणम एव, निरूपणम प्लस एव, निरूपणम प्लस एव, तो निरूपणम एव, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, तो यहाँ क्रि धातु है, तिप, ठीक है ना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कालिदास ने, देखें जरा पशुओं के बारे में, कि गाहंता महिषा निपान सलिलम श्रृंग मुहुस्ताडितम छायाबद्ध कदम्बम मृगकुल रोग मंथम व्यसस्तु। क्या कहा है, देखें, ध्यान देंगे इस बात को, कि गाहंता महिषा, महिषा जानते हैं क्या है, महिष माना होती है भैंस, क्या है, भैंस, समझ रहे ना, गाय और भैंस दो हमारे जानवर होते हैं, दूध के लिए हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं, गाय और भैंस। तो महिषा, महिषा शब्द है, अगर यहां पर महिष लिख देते ना ऐसा, महिष, तो ये हमारा पुल्लिंगवाची हो जाता, लेकिन यहां पर लिखा क्या है, महिषा, तो यहां पर भैंस की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भैंस की बात कर रहे हैं। तो गाहंता महिषा निपान सलिलम, अगर बोले जब इस समय, कब, बसंत काल में जब तालाब सरोवर नदी नाले भरे होते हैं, तब भैंस निपान माने सलिलम माने पानी, और निपान माने उसमें तैरते हैं, और क्या करते हैं, बोले श्रृंगैर मुहुर्स्ताडितम, और श्रृंग को, और जब उसमें पानी में डुबाते हैं सींग से अपने पानी को ऐसे ऐसे करते हैं, ताडितम माने मारते हैं, तो पानी में जब मारते हैं तो छायाबद्ध कदम्ब, और छायाबद्ध होकर के, कदम होकर के, मृग कुलम शो मनमथ भयस्तु, और सभी लोग क्या है, बोले वहां पर मनमत हो जाते हैं, भौरे भौरे आदि आ जाते हैं, और कदम्ब के वृक्षों पर बैठ जाते हैं छायाबद्ध होकर के। तो सब कहीं ना कहीं क्या है, बोले कहीं प्रकृति का एक सुंदर दृश्य दिखाई देता है। देखें यहां पर तो हो गया। अब यहां देखिए गाहनताम, गाहनताम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है, महिषा में प्रथमा का एक वचन, निवान सलिलम में द्वितीय का एक वचन, श्रृंगई, श्रृंगई में हमारा लगा हुआ है क्या, श्रृंगई, देखें ऐसा बना है श्रृंगई, श्रृंगई में हमारा लगा हुआ है जैसे रामई श्रृंग,
के रूप चलेंगे, सींग के, सींग होते ना जानवरों में, तो वही कहा है श्रृंगई, तो ये तृतीया का बहुवचन लगा हुआ है। फिर मुह, मुहुस्ताडितम, मुह यहां आ जाएगा ऐसे, मुह, मुह प्लस ताडितम, ताडितम, तो यहां विसर्ग संधि लग गई है, मुहुस्ताडितम, विसर्ग संधि लग गई है मुहुस्ताडितम, तो यहां विसर्ग के स्थान पर शा हो जाएगा, मुहुस्ताडितम। ठीक, तो यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, बोले छायाबद्ध कदम्बम द्वितीय विभक्ति, मृग कुलम द्वितीय विभक्ति, रोमन्मथ, रोमन्मथ मभ्यस्तः, मभ्यस्तः, ठीक, यहां विसर्ग संधि यतु, अभ्यस्ततु। ठीक, फिर उन्होंने क्या है, अब यहां देखेंगे जरा अन्वय में उन्होंने क्या कहा, अन्वय गाहंताम, क्या कहा, गाहंताम महिषा निपान सलिलम श्रीगई, श्रृंगई, श्रृंगई मुह ताडितम चमन और छायाबद्ध कदम्ब मृग कुल रोमन्मथ सेतु। प्रकृति की कितनी सुंदर सुंदर बातों को लेकर के हमारे कवियों के द्वारा कहा जा रहा है। देखे जरा, कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, कालिदास पशुओं की स्वाभाविकता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भैंस समूह तालाब के जल में डुबकी लगाए हैं। भैंस समूह क्या करे हैं, भैंसों का समूह है और तालाब में डुबकी लगाए हैं तथा सींगों से बार बार मारते अर्थात जल में चलाते रहते हैं, चला रहे हैं। और क्या, मृग समूह कदम की घनी छाया में बैठ करके प्रसन्नता पूर्वक पागुर कर रहे हैं, मुंह चला रहे हैं, छाया में बैठ करके, वृक्षों की छाया में बैठे हैं। कौन, हिरण आदि, मृग आदि, मृग आदि बैठ करके वहां क्या है, बढ़िया आराम से आराम फरमा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। यही प्रकृति का बोले सौंदर्य है। और क्या भाव क्या है, कवि कहते हैं, कालिदास कहते हैं कि मैं ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए अपनी अभिलाषा प्रकट करता हूं। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए अपनी अभिलाषा का क्या किया गया है, वर्णन किया है कि प्रकृति इतनी सुसंपन्न हो रही है कि हर प्राणी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार प्राकृतिक संपदाओं का इच्छानुकूल आनंद लें। यह तभी संभव है जब पर्यावरण का संतुलन सही रहे। यह कब संभव है, बोले जब पर्यावरण का संतुलन रहे। हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। देखिए लास्ट में जितनी भी बात आती है घूम फिर करके कहाँ आ रही है, पर्यावरण। इसीलिए पर्यावरण के आधार पर हमारी प्रकृति इतनी सुसंपन्न हो गई है। तो उन्होंने कहा है कि अगर देखो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है और अपनी इच्छाओं को उन्होंने प्रदर्शित किया है कि अगर इच्छानुकूल हमें आनंद लेना है, अगर हम अपने आत्मा को प्रसन्न रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन संपन्न रहे, हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हम चाहते हैं हमारा समाज सुखी रहे, तो हमें पर्यावरण को दूषित होने से क्या करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। प्राचीन काल के काव्यों में भी हमारे कवियों ने, कवि को जैसे बाणभट्ट की अभी बात आई है, कालिदास की बात आई है, और अगर जैसे बात करें किसी की भट्टी की जैसे, तो सब लोगों ने यहाँ पर क्या है, पर्यावरण के बारे में बताया। पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। अभिज्ञान शाकुंतलम की भी यहाँ पर उदाहरण के लिए पंक्ति रख दी गई है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भी यही वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे महान ग्रंथ जो हमारे विश्व प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। ठीक, उन्होंने पर्यावरण, हमारा कर्तव्य यही है कि हमें पर्यावरण को क्या करना है, दूषित होने से बचाना है। और पर्यावरण को अगर हम दूषित होने से बचा पाते हैं तो समझ लेना कि जीवन हमारा क्या हो जाएगा, सकुशल हो जाएगा। हमारे 10वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, देखें जरा। अब यहां पर अभी तक तो कालिदास जी का वर्णन चल रहा था, कालिदास क्या कहते हैं, अब आगे देखें क्या हो रहा है हमारे इसके पर्यावरण को लेकर के। एवं, अब उन्होंने कहा एवं प्राचीन भारते साहित्यकाराः सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वस्थितां प्रति जागरूका अभवन्, कुत्रापि प्रकृते असंतुलनं न भवेत् इति प्रयासशीलः आसन्, इति प्रयासशीला आसन्। अब देखें एवं माने और बोले प्राचीन भारते, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारते कहाँ बनेगा, जैसे आप प्राचीन भारत के रूप चलाओगे, देखिए प्राचीन भारतम, प्राचीन भारतम,
फिर यहां होगा प्राचीन भारतम, प्राचीन भारतेन, पूरा रूप आपको बता रहे हैं कैसे रूप चलते हैं। प्राचीन भारतेन, फिर बनेगा प्राचीन भारताय, फिर क्या बनेगा प्राचीन भारतस्य, ठीक। चतुर्थी, पंचमी भारतात, षष्ठी प्राचीन भारतस्य, प्राचीन भारतस्य, फिर क्या हो जाएगा प्राचीन भारते, क्या हो जाएगा प्राचीन भारते। देखें जरा, प्राचीन भारते आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखो ये रहेगा प्राचीन भारते। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, प्राचीन भारते लिखा है ना। प्राचीन भारते साहित्यकारा सर्वस्यापि पर्यावरणस्य स्वास्थाम। देखिए साहित्यकारा में क्या लगा हुआ है, प्रथमा का बहुवचन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, रामाह, क्या पढ़ते हैं बेटा, रामाह, वैसे ही होगा साहित्यकाराह। बनेगा कि नहीं बनेगा साहित्यकाराह, ठीक। अब क्या है, उन्होंने अब कह दिया है स्वस्थाम, स्वस्थाम, तो यहां पर भी हमारा द्वितीय का एक वचन। प्रति जागरूका, मतलब हमें क्या करना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। उन्होंने कहा है प्राचीन भारत में साहित्यकार जितने भी थे सभी साहित्यकारों के द्वारा पर्यावरण के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक अभवन रहे। कुत्रापि प्रकृति, कहीं पर भी प्रकृति में। अब कुत्रापि, कुत्र धन अपि, कुत्र प्लस अपि, तो क्या बनेगा बेटा, आ और आ दोनों मिलकर के बड़ा आ, तो क्या बन जाएगा कुत्रापि। तो दीर्घ संधि हो गई ना, कुत्रापि, ठीक। तो दीर्घ संधि हो गई। फिर प्रकृति है, यहाँ प्रकृति है बना हुआ है, प्रकृति, प्रकृतिम, प्रकृत्या, प्रकृत्ये, प्रकृत्याः, प्रकृत्याः, प्रकृत्ये, ठीक। प्रकृति, प्रकृत्याः, प्रकृत्याः, ठीक। तो प्रकृति बन गया है। और असंतुलने, असंतुलनम न भवेत्, कहीं भी बोले प्रकृति क्या है, असंतुलित नहीं होती थी। इति प्रयासशीला आसन, इतना ऐसा प्रयास हमारा, इतना प्रयत्न रहता था। प्रयासशीला में क्या है, प्रथमा का बहुवचन। देखें अर्थ देखेंगे, उन्होंने कहा इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार लोग संपूर्ण पर्यावरण की शुद्धता के प्रति सतर्क रहते थे। कहीं भी प्रकृति में किसी प्रकार का असंतुलन ना हो, इसके लिए वह हमेशा तैयार रहते थे, हमेशा क्या रहते थे, प्रयत्नशील रहते थे। क्योंकि उन्हें पता है कि प्रकृति हमारी क्या है, हमारी धरोहर है, और प्रकृति के द्वारा हम जीवन का सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन प्रकृति को हम नहीं खो सकते। अगर स्वस्थ रहना है तो प्रकृति स्वस्थ रखनी पड़ेगी, प्रकृति में हमें जीना पड़ेगा, और हमें अपना स्वस्थ जीवन जीना है तो प्रकृति को पवित्र करके रखना होगा। नदी तालाबों को, हमें वायुमंडल को, वृक्षों को, आदि समस्त जितने भी हमारे वातावरण से, पर्यावरण से संबंधित हमारे उपकरण है, सबको हमें सुरक्षित रखना पड़ने। जल प्रदूषण सबसे इंपॉर्टेंट, भूमि प्रदूषण सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। हमें सबसे पहले भूमि अर्थात अपनी पृथ्वी को बचाना है, जल को बचाना है, वायुमंडल अपने आप बच जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी अगर शुद्ध हो गई तो इससे निकलने वाली ऊर्जा हमारी वायु में जाएगी, वो भी पवित्र हो जाएगी। इसीलिए भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण हमें बचाना है सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वायुमंडल अपने आप स्वच्छ हो जाएगा, बचाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे जो हमारे सब्जियां निकलेंगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे पेड़ पौधे अपने आप ऊर्जा निकालेंगे, वायुमंडल अपने आप पवित्र हो जाएगा। इसीलिए भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण हमारी क्या होनी चाहिए, सर्वोपरि महत्वता होनी चाहिए। हमारे द्वारा, ये इस पाठ के द्वारा मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपके द्वारा कितने लोगों को ये सजेशन दिया जा रहा है, आप अपने परिवार से ये सारी चीजें बात करें कि पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए कितना महत्व। आप अपनी परीक्षा के लिए भी तैयारी करते रहें,
तैयार करने के साथ आपको इस पाठ से क्या उद्देश्य मिलता है, क्या इससे सार मिलता है, इसका उपदेश क्या है, ये आप समाज में दे सकते हैं। ये जीवन के लिए हमारा एक थोड़ा सा, इस प्रकृति के लिए हमारा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सहारा हो जाएगा, और हम थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो प्रकृति के लिए कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आगे हमारा क्या रहेगा, आगे आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, फिर हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अगली बार लेकर के आएंगे, इसका अगला भाग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अद्भुत बैज आपसे थैंक यू बोलना चाहता है। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।